नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज अपन चर्चा करते हैं पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन में पशु प्रबंधन का महत्व। देखिए बच्चों, अपने यहाँ जो ये चैप्टर नंबर 12 है और 12वीं कक्षा का ये पशुपालन का पार्ट अपना स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं पशुपालन क्या है। मतलब जानवर को बांधकर या रखकर पालना क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। पशु किसको कहेंगे? जिस भी जानवर को अपन बांध के पाल रहे हैं उसको क्या कहते हैं? अपन पशु के नाम से संबोधित करते हैं। उससे अनेक प्रकार के अपन उत्पाद क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं अपने आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। और बात करते हैं इनका दुग्ध उत्पादन की, तो दुग्ध उत्पादन इसका मेन हिस्सा है। मतलब पशु को ज़्यादातर अपन पालने का कार्य दूध के रूप में करते हैं, क्योंकि दूध अपनी क्या है? प्राथमिक आवश्यकता है। उसके बाद में चमड़ा और अन्य जो हड्डियाँ वगैरह इनसे अपन प्राप्त करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं दोस्तों कि एक अच्छा मैनेजमेंट, मतलब पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन में एक अच्छा प्रबंध अपन कैसे कर सकते हैं। तो एक अच्छा प्रबंध करने के लिए अपने को एक मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है और उस मैनेजमेंट के कुछ अभिन्न अंग हैं दोस्त। ये अभिन्न अंग कौन से हैं? पहले की बात करते हैं जिसका नाम है प्लानिंग। अगर किसी भी प्लान को अंजाम देना हो, मतलब किसी भी चीज़ का अच्छा मैनेजमेंट करना, तो उससे पहले सबसे पहले पॉइंट आता है प्लानिंग का। उसकी प्लानिंग पहले ही की जाती है कि अपने को करना क्या है, किस लिए करना है और क्यों करना है। ये सारी प्लानिंग योजना आपको पहले ही तैयार कर लेनी है दोस्तों। उसके बाद में उस प्लान को अंजाम देने के लिए अपने को एक संगठन की ज़रूरत पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें अनेक प्रकार के संसाधन शामिल हैं, जिसमें पशु भी शामिल हैं, मनुष्य भी शामिल हैं और अन्य मतलब पशु को आवश्यकता होने वाली चीज़ें भी दूसरी क्या है? शामिल हैं। तो उन चीज़ों की एक ऑर्गेनाइजेशन की अपने को क्या पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत के बाद में संगठन जब निर्माण होता है तो उसके बाद में अपने को ज़रूरत पड़ती है किसकी? स्टाफिंग की दोस्तों। स्टाफिंग मैन है, मतलब हर व्यक्ति को एक काम बांट दिया जाता है कि इसको ये काम करना है और इसको ये काम करना है और इसको ये काम करना है। ये काम कौन करता है? जो लीडर होता है, नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। मतलब लीडर क्या करता है? डायरेक्शन देने का काम करता है, दिशा निर्देश देने का क्या करता है दोस्तों? काम करता है। तो ये जो 4 पॉइंट हैं, मतलब आयोजन, संगठन, स्टाफिंग और इसके बाद में कौन सा? नेतृत्व करना। मतलब ऊपर से स्टार्ट होता है, जहाँ से पहले से आपको प्लानिंग करनी है किसी भी चीज़ की, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसको उतारना है, स्टाफिंग के थ्रू मतलब सब में काम डिवाइडेड करना है, और काम डिवाइड करने के बाद में एक आदमी को उसका क्या करना है? लीडिंग करनी है। मतलब डायरेक्शन देगा, वो दिशा निर्देश देगा, उसी के अंडर में स्टाफिंग क्या करेगा? काम करेगा। किसी भी मतलब प्लान को अंजाम देने से पहले ये 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इसको एक अपन गुड मैनेजमेंट कह सकते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री भी क्या है? एक गुड मैनेजमेंट का है। पशुपालना भी ये क्या है? मैनेजमेंट का ही हिस्सा है दोस्तों। तो एक अच्छे मतलब पशुपालन के लिए और आहार का प्रबंध करने के लिए पशुपालक को किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है पशु आहार प्रबंध की। मतलब उनके पशु के आहार का मैनेजमेंट, उनकी डाइट का जो मैनेजमेंट है, जिसको फीडिंग के नाम से दोस्तों जाना जाता है, वो कैसे किया जाता है, ये भी एक प्रकार का मैनेजमेंट है। तो एक जो अच्छा पशुपालक है उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जहाँ तक संभव हो, मतलब जहाँ तक संभव हो, पशु के आहार में स्थानीय तथा सस्ते चारे सम्मिलित करने चाहिए। इससे लागत कम करने में मदद मिलेगी आपको। क्या होगा? मतलब ज़्यादातर स्थानीय चारे, मतलब आसपास में उगने वाले, अपने खेत में जो उग रहे चारे वो शामिल करनी चाहिए, और सस्ते चारे शामिल करने चाहिए, ताकि अपने को आर्थिक लाभ अच्छे से प्राप्त हो सके दोस्तों। इसमें क्या लागत अपनी कम लगती है और अपने को फायदा अधिक मिलता है। आगे जहाँ तक बात करते हैं, पशुपालक को प्रत्येक पशु की आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरी जानकारी होनी चाहिए तथा उसी के अनुसार पशु को संतुलित आहार उपलब्ध करवाना चाहिए। मतलब जो पशुपालन है वो एक ऐसा अंग है देखा जाए तो एनिमल हस्बेंड्री का, कि जिसमें मैनेजमेंट सबसे सर्वप्रिय है। और इसमें जो पशुपालक है, जो पालने वाला है व्यक्ति है पशु को, उसे पशुपालक कहते हैं। तो उसको सारे चारों की क्या अच्छी प्रकार से क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। पशु के स्वास्थ्य को कौन सा चारा सूट करेगा या नहीं करेगा, या कौन सा चारा सस्ते रेट पे उपलब्ध है, इसको संतुलित भोजन का ये हिस्सा है या नहीं है, इसकी पूर्ण जानकारी उसको होनी चाहिए। पशु को नियमित रूप से समय समय पर चारा एवं पानी उपलब्ध होना चाहिए। मतलब ये जरूर ध्यान रखें इस टॉपिक का।
इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि पशु को रोजाना डेली रूटीन के हिसाब से टाइम टू टाइम चारा और दाना तथा पानी, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, टाइम टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए। उससे अपना एक पशु का अच्छा प्रबंध होगा, आहार का एक अच्छा प्रबंध होगा। आगे बात करते हैं, हरे चारे की मात्रा अधिक होने पर आवश्यकता अनुसार हरे चारे से हे या साइलेज बनाकर संग्रहण करना चाहिए। कई बार क्या हो जाता है, जैसे बरसात के मौसम में आपके पास हरे चारे की उपलब्धता क्या रहती है, अधिक रहती है दोस्तों। तो और मतलब ज़्यादातर जब वर्षा नहीं रहती है ग्रीष्म ऋतु के समय, तो उस टाइम में या शीतकालीन के समय अपने को हरे चारे की उपलब्धता नहीं रहती है, तो आप या तो हे बना ले उस चारे का या साइलेज बना ले और उसको क्या कर ले, संग्रहित कर ले, ताकि आने वाले टाइम में वो पशु के काम में आ सके। आगे बात करते हैं, पशु को हरे चारे की कुट्टी काट कर ही खिलाना चाहिए। मतलब हरे चारे को क्या करना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और फिर खिलाना चाहिए, ताकि उसमें अन्य चारे या खाद्य पदार्थ आसानी से सरलता पूर्वक मिलाए जा सके तथा चारे का अपव्यय भी कम होता है। इसमें चारे का नुकसान भी क्या होता है दोस्तों, कम होता है। तो इस प्रकार से आपको खिलाना है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि जमीन उपलब्ध हो तो चारे व दाने को बाजार से खरीदने के बजाय स्वयं ही उगाना चाहिए, ताकि वो सस्ता पड़ता है। अगर किसान के पास ज़मीन अवेलेबल है तो उसको क्या करना चाहिए, स्थानीय स्तर पर ही चारे उगाने चाहिए और दाने की व्यवस्था भी वहाँ पर ही करनी चाहिए, ताकि बाज़ार से खरीदने वाले जो चारे हैं वो क्या पड़ते हैं, महंगे पड़ते हैं। ये स्थानीय चारे या दाने जो क्या होते हैं, सस्ते पड़ते हैं। इससे किसान को आर्थिक मदद काफ़ी मिल जाती है। यदि चारागाह उपलब्ध हो तो उसमें वैज्ञानिक तकनीक से पशु को चराना चाहिए, ताकि मृदा में कटाव बढ़ाव न मिल सके। मतलब अगर आपके पास ज़मीन ऐसी उपलब्ध है जिसमें पशु को आप चरा सकते हो अच्छी तरीके से, तो उसमें ये ध्यान रखें कि पशु के खुरों से क्या ज़मीन कट जाती है, ज़मीन का कटाव ज़्यादा हो जाता है, जिससे मृदाक्षरण ज़्यादा होता है। तो आपको ज़्यादातर कंडीशन में क्या करना है, जैसे फील्ड जब गीला नहीं हो उस टाइम में, एक वैज्ञानिक तकनीकी है, तो उस टाइम में आपको पशु को चराने के लिए छोड़ना चाहिए दोस्तों। आगे बात करते हैं अपन, पशु को चारा हमेशा नांद में ही खिलाना चाहिए। नांद मतलब वह पात्र होता है जिसमें पशु को चारा खिलाया जाता है। ये लकड़ी का बना हो सकता है, प्लास्टिक का बना हो सकता है दोस्तों। इसमें पशु को चारे खिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। पशु को जहाँ तक संभव हो हरा चारा ताज़ा खिलाना चाहिए और दाने का मिश्रण खिलाने से 1 से 2 घंटे पूर्व उसको तैयार करके रखना चाहिए। मतलब हरा चारा या जो सूखा चारा वो ज़्यादातर मतलब ताज़ा ही खिलाना चाहिए पशु को, पुराना ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए। और जहाँ तक आप दाना खिलाने की बात कर रहे हो, तो दाने का जो मिश्रण है वो 1 से 2 घंटे पूर्व तैयार करके भिगोना चाहिए। चाहे से उसको गर्म पानी से आप भिगो रहे हैं या ठंडे पानी में भिगो रहे हैं या मतलब उसको उबाल रहे हैं, तो वो प्रोसेस आपको 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले ही पूर्ण करके रख लेनी है दोस्तों। सूखा चारा कड़वी आदि को सूखे स्वस्थ स्थान पर संग्रहित करना चाहिए। आप ज़्यादातर जो सूखा चारे का भंडारण करते हैं वो हमेशा, कई बार क्या होता है, गीली जगह भंडारित कर देते हैं, तो उसमें क्या फंगस आ जाती है या किसी प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, या तोड़े में मतलब चारा होता है उसके अंदर किसी प्रकार की गंध उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए आपको सूखे चारे के सूखे स्थान पर ही भंडारित करना चाहिए जहाँ तक संभव हो। आगे बात करते हैं दोस्तों, चारे की नान तथा पानी के बर्तन स्वच्छ रखने चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो चारे के बर्तन आप पशु को खिलाने के लिए काम में ले रहे हैं, वो बर्तन ज़्यादातर कंडीशन में आपको क्या होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे रखने चाहिए। आगे बात कर, ये तो है आपकी चारा और दाना खिलाने का मतलब एक प्रकार से आहार का जो मैनेजमेंट है वो इस प्रकार से आपको रखना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पशु आवास का प्रबंध। जिस जगह आप पशु को बांध रहे हैं, मतलब एनिमल जो हाउसिंग हो रही है, जिस जगह पशु को आप बांध रहे हैं, उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से आपको करना है। तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है आपको, पशु आवास की लंबाई पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए तथा चौड़ाई उत्तर से क्या होनी चाहिए, दक्षिण होनी चाहिए। जो लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम और चौड़ाई क्या उत्तर से दक्षिण में दोस्तों होनी चाहिए। ये आपको पहले जिस टाइम में पशु का आवास तैयार करना है उसी समय आपको ये सोच लेना है। पशु आवास आसपास के क्षेत्र में थोड़ा सा ऊंचे स्थान पे होना चाहिए, जिससे कि जल निकास की समुचित व्यवस्था हो सके। यह आपको ध्यान रखना चाहिए कि गड्ढे के अंदर पशु का आवास नहीं होना चाहिए, क्योंकि गड्ढे के अंदर होगा तो बारिश का पानी आके उसमें भर जाएगा। ज़्यादातर सामान्य धरातल से क्या होना चाहिए, इनका 15 से 20 सेंटीमीटर कम से कम ऊपर ही होना चाहिए। जो पशु का आवास बना रहे हो उसकी जो लेवलिंग है वो 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए, ताकि उसमें जल निकास अच्छी प्रकार से हो सके। मतलब जल आवश्यकता से अधिक जल आके उसमें भरे नहीं, वर्षा का जल उसमें आके भरे नहीं, कुछ किसी प्रकार की अन्य अपशिष्ट गंदगियां भी उसमें ना आए, इसलिए वो स्थान सामान्य धरातल से काफी ऊंचा होना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, पशु आवास में पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश पहुंचना चाहिए। ये ध्यान रखें, क्योंकि ये जो लंबाई रखी जाती है
वो पूर्व से पश्चिम रखी जाती है। तो इसका मतलब उसमें प्रॉपर मात्रा में प्रकाश अवेलेबल हो सके पशु को, ये आपको ध्यान में रखना है। वायु संचार की समुचित व्यवस्था, आपको जो पशु आवास बना रहे हैं उसमें खिड़कियां दरवाजे अच्छी तरीके से व्यवस्थित करके लगाना चाहिए ताकि उसमें हवा पास हो सके और वायु संचार की व्यवस्था जो अच्छी हो सके। इसके साथ साथ में पशु को शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त हो सके। और पशु में क्या, जब वायु संचार की अच्छी व्यवस्था रहेगी वहाँ पर तो ज़्यादातर कंडीशन में आपको जो पशुशाला है या जिस जगह आप पशु को बांध रहे हैं आवास में, उस जगह दुर्गंध की समस्या कम होती है। आवास में स्वच्छ जल की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए ताकि पशु को पीने हेतु सफाई का समुचित प्रबंध किया जा सके। मतलब पानी, पीने का पानी की जो व्यवस्था है वो क्या होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए और पानी की पूर्ण उपलब्धता होनी चाहिए जिससे पशुशाला को टाइम टाइम पे धुलाई हो सके, उसकी साफ सफाई हो सके। दोस्तों आगे अपन बात करते हैं, पशु के फर्श तथा नालियाँ आदि पक्की होनी चाहिए ताकि उनकी सफाई प्रतिदिन भलीभांति की जा सके। अपन ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर क्या करते हैं, पशुओं को कच्ची जगह बांधते हैं, जो उनका ठाण होता है वो मतलब ज़्यादातर कच्ची भूमि पर होता है, लेकिन ये वैज्ञानिक तरीके से सही नहीं है। ज़्यादातर क्या होना चाहिए, फर्श तथा नालियाँ आदि क्या होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए ताकि उसकी सफाई प्रतिदिन हो सके, क्योंकि अपन पानी की धार के माध्यम से भी उनकी सफाई कर सकते हैं। पशु आवास तक जाने का अच्छा सा रास्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पशु के जो आवास आपने बनाया वहाँ तक जाने का सुगम रास्ता आपको अवेलेबल नहीं है, वहाँ तक जाने का आपको प्रॉपर एक रास्ता होना चाहिए। पशुशाला में पशु का पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो, मतलब ऐसा भी नहीं करना है कि जैसे मान लो एक स्थान है और यहाँ पर 5 पशु को बांधने की व्यवस्था हो और आपने उसमें 10 डाल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको पशु को आराम से घूमने टहलने की मतलब पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। एक प्रॉपर स्पेस क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, जितना एक वैज्ञानिक विधि से दिया गया है। आगे बात करते हैं मतलब पशुशाला में पशुओं को पूर्ण आराम तथा सुरक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि पशु ज़्यादा देर तक खड़ा रह रहा है, उसको प्रॉपर स्पेस मिलेगा तो वो आराम से आराम भी कर सकता है और तथा सुरक्षा भी उसको मिलनी चाहिए। मतलब जंगली जानवरों से उसको क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से सुरक्षा मिलनी चाहिए। भवन टिकाऊ तथा आकर्षक होना चाहिए, ये ध्यान रखें आप। जो पशुशाला आप बना रहे हैं वो परमानेंट वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने छप्पर वगैरह में इनमें बांध रखा है, कभी आग लग जाती है, कभी बारिश के कारण पानी भर जाता है, उनमें अन्य समस्या आ जाती है, तो उससे पशु को काफ़ी क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है दोस्तों, काफ़ी आपत्तियों का सामना उठाना पड़ता है। पशुशाला तथा इसमें काम आने वाले बर्तन उपकरण आदि को रोगाणु से मुक्त रखना चाहिए। आपको जैसे लाल दवा, लाइसोल आदि के घोल से क्या उनको धोते रहना चाहिए बर्तनों को, जो काम में आ रहे हैं लगातार, ताकि वो कीटाणु रोगाणु मुक्त रहें और पशु को किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़े। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं, पशु आवास में बीमार पशु की देखभाल एवं चिकित्सा के लिए अलग अलग कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए। एक ऐसे कक्ष का निर्माण होना चाहिए जिसमें अगर बीमार पशु हो गया तो जो सामान्य स्वस्थ पशु हैं उन पशु से उसको अलग रख सकें। पशु के मलमूत्र तथा चारे आदि का संग्रहण इस प्रकार से करें कि उसमें दुर्गंध या गंदगी दूध में न मिले तथा पशु में गंदगी न फैले। मतलब जो पहली बात तो ये करने की, दूध निकालने से 1 घंटे पूर्व पशु को चारा खिलाकर अलग कर देना चाहिए। और दूसरी बात, पशु को बिल्कुल साफ सुथरे स्थान पर रखकर फिर क्या करना चाहिए, दूध निकालना चाहिए। वो गंदगी जो आसपास में हो पशु के दूध में आके ना गिरे। आगे बात करते हैं दोस्तों पशु प्रजनन की। ये भी क्या है, एक प्रकार से मैनेजमेंट है। जैसे कि आपने पशु के डाइट का मैनेजमेंट पढ़ा, जैसे आपने पशु के आवास का मैनेजमेंट पढ़ा, उसी प्रकार से पशु के प्रजनन का भी मैनेजमेंट है कि पशु कैसे प्रेग्नेंट हो रहा है, कितनी अवधि में प्रेग्नेंट हो रहा है और कब क्या बच्चा दे रहा है। और ये सारी प्रक्रिया है, एक मैनेजमेंट की क्रिया है। इसे एनिमल ब्रीडिंग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। यदि कृत्रिम गर्भाधान विधि से प्रजनन कराना है तो ये भी ध्यान रखें कि उत्तम नस्ल के सांड का हिमीकृत वीर्य या तरल वीर्य प्रयोग करें। आपको कृत्रिम गर्भाधान ही ज़्यादातर प्रयोग में लेना है, क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान के काफ़ी फायदे होते हैं दोस्तों। इसमें कृत्रिम गर्भाधान से ये है कि एक सांड से 100 गायों को या भैंसों को गर्भित करवाया जा सकता है, जबकि एक बार में जो सीमन उनसे संचित होता है उनसे, जबकि आप जो वीर्य काम में ले रहे हो मतलब तो वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल तरम होना चाहिए, हिमीकृत होना चाहिए, प्रिजर्व होना चाहिए। लेकिन सबसे मेन बात है कि उत्तम नस्ल के सांड से वो आपको प्राप्त करना है दोस्तों, ताकि उत्तम नस्ल के क्या बच्चे को जन्म मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि गर्भाधान की प्राकृतिक विधि आपने अपनाई जा रही है तो इस कार्य के लिए भी उत्तम एवं स्वस्थ सांड का आप चुनाव करें। आपको बीमार सांड का किसी भी प्रकार से कोई चुनाव नहीं करना। अगर बीमार सांड का आपने चुनाव किया है तो पशु में वो बीमारी
फैल सकती है, मतलब मादा पशु में भी वो बीमारी आ सकती है। तो अगर आप प्राकृतिक विधि से गर्भाधान करवा रहे हो तो उसमें भी आपको उत्तम नस्ल के सांड का चुनाव करना है। मादा पशु के मध्यकाल की पहचान उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर अथवा नसबंदी की हुई सांड, जिसको टीजर बुल के नाम से जानते हैं, के माध्यम से करना चाहिए, उसको झुंड में छोड़कर। देखो पहली बात तो टीजर बुल किसे कहते हैं? टीजर बुल नसबंदी की हुई सांड को कहते हैं। ये सांड ये पहचान करके बता सकता है कि ये मादा प्रेग्नेंट टाइम में हीट में आ रही है या ये मध्यकाल की में आ रही है, ये मध्य धारण करने के लिए तैयार है दोस्तों, गर्भ धारण करने के लिए क्या है, तैयार है। तो ये टीजर बुल सांड क्या होता है? नसबंदी किए हुए सांड को कहते हैं। उसको झुंड में छोड़ देते हैं और वो पहचान के बता देता है, उसके पास जाके खड़ा हो जाता है। और ज़्यादातर मध्यकाल की पहचान पशु के बाह्य लक्षणों के आधार पर अपन कर ही लेते हैं। आगे बात करते हैं, मादा पशु को गर्भित कराने का सर्वोत्तम समय सामान्यतः मध्य में आने के 12 से 18 घंटे के बीच होना चाहिए। जब पशु रंभाने लगता है या हीट में आता है तो उसके 12 से 18 घंटे के बीच में आपको क्या करवाना चाहिए? गर्भित पशु को करवाना चाहिए, क्योंकि ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है ओव्यूलेशन के लिए। प्राय गाय, भैंस तथा बकरी 19 से 21 दिन बाद में तथा भेड़ 16 से 17 दिन बाद में पुनः ऋतु में होने के कारण लक्षण प्रकट करती है। देखो क्या होता है, गाय और जो भैंस होती है वो एक बार हीट में आने के बाद तथा बकरी एक बार हीट में आने के बाद अगर आपने उसको गर्भधारण नहीं करवाया तो वो 19 से 21 दिन बाद में पुनः हीट में आती है। क्योंकि इनमें क्या चलता है, एक चक्कर चलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वो हीट में आ रही है तो वापस 19 से जब 21 दिन पूर्ण हो जाएंगे तभी ही, जैसे मान लो यहाँ से ये आ रहा है 19 से 21 दिन, तो उस समय क्या आएगी, वापस हीट में आएगी। तो उस पीरियड का आपको ध्यान रखना है। तथा भेड़ में ये जो टाइमिंग होता है ये 16 से 17 दिन के बाद होता है। मतलब रिपीटेशन कब होता है? 16 से 17 दिन बाद में होती है। ये लक्षण अपने आप प्रकट कर देती है। आगे बात करते हैं, मादा के गर्भित होने के बाद 2 माह बाद क्या कर सकते हैं आप? गरीब का परीक्षण करवा सकते हैं या जांच करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी मादा को प्रेग्नेंट करवा दिया, मतलब उसने गर्भ धारण कर लिया। अब उस गर्भ की पुष्टि कब करनी है कि गर्भ ठहरा या नहीं ठहरा, तो उसको 2 महीने बाद, मतलब गाय व भैंस में 2 महीने बाद उसकी जांच करके आप गर्भ की पुष्टि कर सकते हैं कि ये मादा गर्भ धारण कर चुकी है। आगे बात करते हैं, यदि बच्चिया अथवा पाड़ी, मतलब अगर मादा, कब आपको गर्भ धारण करवाना है? जब 3 वर्ष की आयु हो जाए। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की आयु हो जाए या 300 किलोग्राम उसका क्या हो जाए, भार हो जाए। इसका मतलब वो मध्य के लक्षण प्रकट ना भी करे तो ये ध्यान में रखें आपको कि ये गर्भ धारण करने योग्य हो चुकी है। अगर पशु लक्षण प्रकट नहीं करता है तो चिकित्सक की सलाह लेकर उसकी जांच करवाएं तथा उसका क्या करवाएं, इलाज करवाएं दोस्तों। आगे बात करते हैं अपन, मुख्यतः गाय भैंस ब्याने के 2-3 माह के अंदर ही मध्य धारण कर लेती है वापस, मतलब वापस हीट में आ जाती है। गाय भैंस जब ब्याती है उसके 2 से 3 महीने बाद ही आपको ये चीज़ ध्यान रखें। यदि ऐसा ना हो तो भी आपको क्या करनी है, चिकित्सक की मदद लेनी है। औषधियाँ तथा इंजेक्शन लगाकर पशु को मद में वापस लाया जाता है। अन्यथा इसको सूखा काल कह सकते हैं, जो किसान के लिए काफ़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। मतलब कई बार भैंस क्या कई दिनों तक या गाय मतलब गर्भित नहीं होती है, एक बार बहने के 8-8, 10-10 महीने बाद में। उसमें क्या होती है, पशुपालक को झूठी बेगार करनी पड़ती है उसकी। उससे पशुपालन का आर्थिक नुकसान काफ़ी होता है, पशुपालक का आर्थिक नुकसान काफ़ी होता है। और मतलब आर्थिक रूप से तो नुकसान होता ही होता है तथा पशु में भी कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो आपको टाइम से ही चिकित्सक की सलाह ले लेनी चाहिए। मतलब गाय भैंस जब ब्याह जाए और उसके 2 से 3 महीने बाद में प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो आपको चिकित्सक की सलाह बिल्कुल लेनी चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, पशु प्रजनन संबंधित एक अभिलेख भी प्रत्येक पशुपालक को रखना चाहिए, जिससे आवश्यकता जानकारी एवं प्राप्त की जा सके। कैसे? मतलब आपको क्या करना है, हर पशु का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है कि पशु कब तो गर्भ धारण कर रहा है और कितने दिन बाद में ये ब्याह रहा है, मतलब तो ये पूरा रिकॉर्ड आपको दोस्तों रखना है यहाँ पर। आगे बात करते हैं, मादा पशु के ब्याहने के समय एक व्यक्ति का वहाँ उपस्थित होना अनिवार्य है, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर वह पशु एवं शिशु की मदद कर सके, चिकित्सक को बुला सके। जब आपको लग रहा है कि आज या कल मतलब पशु मतलब ब्याहने जा रहा है तो उस टाइम में एक आदमी का वहाँ पर प्रेजेंट होना ज़रूरी है। उसे जब पशु मतलब बच्चा देता है तो उस कंडीशन में मादा जो बच्चा देती है तो मतलब वो आदमी उसकी मदद कर सके, और अगर उससे मदद नहीं हो पा रही तो वो चिकित्सक को बुलाकर उसकी मदद करवा सके। आगे बात करते हैं दोस्तों, पशु स्वास्थ्य प्रबंध। जिस प्रकार से ये अन्य मैनेजमेंट थे उसी प्रकार से क्या था, एक स्वास्थ्य का भी प्रबंध था, मतलब हेल्थ का भी क्या है, मैनेजमेंट है। हेल्थ मैनेजमेंट कैसे है वो देखिए दोस्तों, बीमार पशु को अन्य पशु से अलग कर दें,
तथा तुरंत उनकी चिकित्सा का समुचित प्रबंध करें। अगर मान लीजिए आपके पशु के बाड़े में कोई पशु बीमार हो रहा है तो उसको क्या कर दें, तुरंत स्वस्थ पशु से क्या कर रखना है, आपको अलग रखना है ताकि वो बीमारी दूसरे पशु में ना फैले। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, पशु को समय समय पर रोगों से बचाव के लिए टीके लगवाने चाहिए। बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिनका अपने को पता रहता है कि ये रोग वापस रिपीट होकर वर्षा ऋतु में आएगा या अगले साल आने वाला है, तो उससे पहले ही आपको प्रतिरक्षा वाले क्या कर लेने चाहिए, उनमें टीके लगवा देने चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, बीमार पशु के चारे पानी की बर्तन आदि को अलग रखें। मतलब आपका पशु अगर बाढ़ में बीमार हो रखा है तो उसको पानी और चारा जो खिलाने वाले बर्तन हैं वो स्वस्थ पशु वाले बर्तनों से क्या रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए। पशु को मतलब जो पशुपालक है, पशुपालक को पशु की सामान्य बीमारी एवं औषधियों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे नॉर्मली अपने घर में जानते हैं लौंग सूंठ वगैरह, ये उनकी सामान्य औषधियाँ हैं, तो उनकी जानकारी होनी चाहिए ताकि छोटी छोटी बीमारी के लिए चिकित्सक के पास नहीं जाना पड़े। इससे श्रम की भी बचत होती है, धन की बचत होती है और समय की भी क्या होती है, आपको बचत होती है। छोटी मोटी बीमारियों की जानकारी खुद को ही होनी चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, पशुपालक जो पशु पालक होता है उसको सामान्य जानकारी के अलावा ये भी पता होना चाहिए कि पशु को औषधि किस तरीके से दी जानी चाहिए। मतलब औषधि देने के लिए उल्टा सीधा तरीका उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। पशुशाला को बीमारियों रोगाणु से तथा परजीवी से मुक्त रखने के लिए नियमित रूप से फिनाइल के 1 से 2% घोल से फर्श या नालियों को धोना चाहिए। मतलब ये ध्यान रखें कि फिनाइल का 1 से 2% घोल आपको काम में लेना है नालियों फर्श को धोने के लिए, ताकि वो क्या हो जाए, एक प्रकार से रोगाणु मुक्त हो जाए। पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उनके व्यायाम की समुचित व्यवस्था का प्रबंध करना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों अपन दूध के बारे में। दूध क्या है, मतलब मिल्क, जिसको आप मिल्क बोलते हैं, वो क्या है, मिल्क क्या है। देखो, दूध को एक पूर्ण भोजन माना गया है। मतलब दूध को एक कंप्लीट फूड माना गया है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक न्यूट्रिएंट्स एक प्रकार से क्या होते हैं, मौजूद रहते हैं। सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व पदार्थ उपस्थित रहती है जिनका उपयोग सभी आयु वाले मनुष्य अपने शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए कर सकते हैं। दूध को मतलब पीने के लिए बच्चे भी कर सकते हैं इस्तेमाल, बूढ़े भी कर सकते हैं और जवान भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं, मतलब जो दूध एक स्वस्थ तथा ताज़ा लैक्टिक स्राव है। कहाँ से निकलने वाला, पशु के थन से निकलने वाला, जिसको एक या एक से अधिक स्वस्थ तथा ठीक प्रकार के पोषित गाय को पूरे दोहन से प्राप्त किया जाता है। वह क्या है, दूध में सम्मिलित है। इसके अलावा और क्या डेफिनेशन हो सकती है, जो बच्चा देने के 15 दिन पहले मतलब पूर्व तथा 10 दिन पश्चात, तथा इस दूध को कम से कम 8.5% उसमें वसा रहित ठोस पदार्थ हो, जिसको SNF के नाम से जानते हैं, तथा 3.25% क्या उसमें वसा, उसे क्या कहते हैं अपन, दूध कहते हैं। दूध की अगर परिभाषा वैसे पूछी जाए, देखो पशु से 15 दिन पहले और 10 दिन पश्चात, मतलब ये कैसा, ब्याने के टाइम के 15 दिन पहले की बात है और 10 दिन बाद की बात है, ठीक है। तो उससे जो लैक्टिक स्राव प्राप्त होता है उसको दूध कहते हैं। जो बीच के दिनों में प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं अपन दोस्तों, खीस के नाम से संबोधित किया जाता है, उसको खीस कहते हैं अपन, कोलोस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। अब जो दूध है, दूध में कम से कम वसा रहित जो ठोस पदार्थ है ना, SNF, वो 8.5 आपका होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। तथा कम से कम भी एक दूध के अंदर 3.25% वसा का होना बहुत जरूरी है, तब उसको अपन क्या कहेंगे, एक दूध कहेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों दूध का रासायनिक संगठन। विभिन्न स्तनधारियों का जो रासायनिक संगठन होता है वो अलग अलग होता है। पोषक तत्व की दृष्टि से दूध में उपलब्ध वसा से अधिक महत्व इससे उपलब्ध प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन का है। ये तीनों पोषक तत्व शरीर की वृद्धि तथा बीमारियों के बचाव में शक्ति प्रदान करते हैं अपने को। आगे बात करते हैं, गाय के दूध में इन पोषक तत्वों की मात्रा अत्यंत संतुलित होती है। इसी कारण से भैंस के दूध की तुलना में गाय के दूध को पोषक तत्वों की दृष्टि से बहुत अच्छा माना गया है, अधिक महत्व माना गया है, और वेद शास्त्रों में इसकी अमृत की संज्ञा दी गई है। गाय के दूध को शास्त्रों में एक प्रकार से अमृत माना गया है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व होते हैं बिल्कुल संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं। आगे बात करते हैं, भारतीय नस्लों की गायों का दूध अधिक गुणकारी है, जिससे A2 किस्म की प्रोटीन, कौन सी किस्म की, A2 किस्म की प्रोटीन तथा कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड होता है उसके अंदर, जिसकी जो प्रकृति होती है ये धमनियों में रक्त जमाव विरोधी, कैंसर विरोधी और मधुमेह रोग, जो शुगर की बीमारी होती है उसके
प्रतिरोधी होता है, इसलिए देसी गाय का दूध धोना काफ़ी लाभप्रद माना गया है। देसी गाय का दूध काफ़ी उपयोगी दोस्तों माना गया है। आगे बात करते हैं, वहीं भारत के गाय के दूध में बच्चों के दिमाग की वृद्धि हेतु आवश्यक तत्व ओमेगा 3 फैटी एसिड तथा सेब्रोसाइड आवश्यक अनुपात में पाए जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि बच्चों के दिमाग की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए गाय के दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो ये हृदय रोगियों के लिए भी लाभदायक रहता है तथा साथ साथ में सेरोब्रोमाइड ये भी क्या पाया जाता है, बच्चों के दिमाग की वृद्धि अच्छी से करता है। इसलिए गाय का दूध पीना चाहिए, जो देसी गाय है उसका। आगे बात करते हैं दोस्तों, दूध का रासायनिक संगठन। अगर रासायनिक संगठन की जब तक बात करते हैं तो दूध में सबसे पहले बात है पानी की, ठोस पदार्थ कितना पाया जाता है, वसा कितनी पाई जाती है, प्रोटीन कितनी पाई जाती है, लैक्टोज कितनी पाई जाती है, और वसा रहित ठोस पदार्थ कितना पाया जाता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। तो बात करते हैं सबसे पहले दूध में पानी की मात्रा की। तो सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा पाई जाती है बकरी के दूध में और फिर मनुष्य के दूध में। मतलब बकरी के दूध में 87% पाई जाती है और मनुष्य के दूध में 87.43%। मतलब सबसे पतले दूध की बात करते हैं तो मनुष्य, जिसमें स्त्री का दूध सबसे पतला होता है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है दोस्तों 87.43%, और बकरी के दूध में अधिक। अब भेड़ का दूध गाढ़ा क्यों होता है? भेड़ का दूध गाढ़ा इसलिए होता है क्योंकि उसमें 80.71% ही क्या पाया जाता है, पानी की मात्रा दोस्तों पाई जाती है। इसलिए भेड़ का दूध अन्य पशु की दूध की तुलना में क्या होता है, गाढ़ा होता है। तो इस प्रकार सबसे अधिक पानी की मात्रा मनुष्य तथा बकरी के दूध में पाई जाती है और सबसे कम पानी की मात्रा भेड़ के दूध में। जबकि गाय के दूध में कितनी पाई जाती है, 86.61%, और भैंस के दूध में 82.76%। अब गाय और भैंस के दूध में आपने अंतर देखा होगा, भैंस का दूध गाढ़ा होता है और गाय का दूध क्या होता है, थोड़ा पतला होता है, क्योंकि गाय के दूध में पानी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और उसमें कम पाई जाती है। अब बात करते हैं किसकी, ठोस पदार्थ की, कि सबसे सॉलिड किस में पाया जाता है। अब मैंने बताया था कि जो भेड़ का दूध होता है काफ़ी गाढ़ा होता है। अब भेड़ का दूध सबसे गाढ़ा होता है, इसका मतलब इसमें ठोस पदार्थ 19.29% दोस्तों पाई जाती है, और तथा मादा जो स्त्री होती है मनुष्य, उसके दूध में 12.57% ही पाया जाता है ठोस पदार्थ। बात करते हैं वसा की। वसा की जब बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वसा भी किसके दूध में पाई जाती है दोस्तों, भेड़ के दूध में पाई जाती है। 7.90% वसा की मात्रा, मतलब सबसे ज़्यादा इसी के दूध में पाई जाती है। सबसे कम पाई जाती है मनुष्य के दूध में, और इसके बाद में किसके दूध में, बकरी के दूध में दोस्तों, और उसके बाद में गाय के दूध में। प्रोटीन की जहाँ तक बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी किस में पाई जाती है, भेड़ के दूध में पाई जाती है। इसके बाद के अंदर सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 3.60% किसमें, भैंस के दूध में, और उसके बाद में गाय के दूध में दोस्तों। तो सबसे अधिक प्रोटीन भी किसके दूध में पाई जाती है, भेड़ के दूध में पाई जाती है। लैक्टोज की बात करते हैं, मतलब मिठास। लैक्टोज क्या है, एक दूध की शर्करा है जो डाइसेकेराइड प्रकार की शर्करा है, जो ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज से मिलकर बनती है। इसमें सबसे अधिक अगर मीठे दूध की बात करते हैं तो स्त्री का दूध होता है वो सबसे मीठा होता है दोस्तों। मनुष्य जो मादा स्त्री होती है उसका दूध 6.98% उसमें क्या पाई जाती है, लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। अब अगर बात करते हैं पशु की, तो पशु में सबसे ज़्यादा लैक्टोज पाई जाती है भैंस के दूध में। मतलब गाय के दूध से मीठा कौन सा होता है, भैंस का दूध होता है दोस्तों। खनिज तत्व की जहाँ तक बात करते हैं तो सबसे अधिक खनिज तत्व है भेड़ के दूध में पाए जाते हैं दोस्तों, 0.90% पाए जाते हैं भेड़ के दूध में, क्योंकि इसका दूध काफ़ी रोगों के प्रति मतलब प्रतिरोधक भी होता है और काफ़ी गुणकारी भी दूध होता है। इसके दूध में काफ़ी क्वालिटी पाई जाती है भैंस के दूध। आगे बात करते हैं वसा रहित ठोस पदार्थ की, SNF की बात करते हैं। SNF क्या है, मतलब 8.5 होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी दूध का SNF या वसा रहित ठोस पदार्थ 8.5 होना ज़रूरी है। लेकिन इसमें बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा SNF किसके दूध में पाया जाता है, भेड़ के दूध में। 11.39% भेड़ के दूध में पाया जाता है, और उसके बाद में 9.25% गाय के दूध में और 9.86% भैंस के दूध में दोस्तों पाया जाता है। तो कुछ रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो इस प्रकार से इन दूध के अंदर संगठन पाए जाते हैं, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मनुष्य सम्मिलित है। तो यह आपको याद करना है, इनकी वैल्यू के बारे में आपको ध्यान रखना है। बस इतना याद रखें आप कि सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है और सबसे कम किस में पाया जाता है। ये एक रासायनिक प्रकृति का संगठन है दूध का। आगे बात करते हैं दोस्तों दही की। दही भी क्या है, एक दूध का उत्पाद, आपको पता होगा, और दूध से ही दही का निर्माण होता है। देखिए कैसे, डेविज नाम के एक वैज्ञानिक थे। डेविज के अनुसार दही का पोषक मान, जो पोषण मान होता है वो दूध के समान ही होता है।
दही में वे सभी अवयव उपस्थित होते हैं जो दूध में पाए जाते हैं, क्योंकि दूध से ही तो बन रहा है दही। दही में वसा, प्रोटीन, खनिज लवण की मात्रा दूध के समान होती है, जबकि लैक्टोज की मात्रा कुछ कम हो जाती है। क्योंकि दही में लैक्टोज की मात्रा इसलिए कम हो जाती है कि जो लैक्टोज है वो लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब दूध खट्टा नहीं होता, लेकिन दही क्या होता है, खट्टा होता है। मतलब क्या, उसमें लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। और जैसे जैसे अपन दही को सामान्य तापमान पर रखते हैं, लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ती जाती है, उसमें खटासपन क्या हो जाता है, उत्पन्न होता रहता है। दोस्तों आगे बात करते हैं, दही में उत्पन्न होने वाली अम्लता के कारण कैल्शियम तथा फॉस्फोरस अधिक घुलनशील अवस्था में आ जाते हैं। मतलब दूध के अंदर जो कैल्शियम और फॉस्फोरस पाए जाते हैं वो क्या है, उस अम्लता के कारण घुल के अधिक घुलनशील अवस्था में आपके पास मौजूद रहेंगे। इसलिए दही में क्या, टेस्ट उत्पन्न हो जाता है। इसलिए दूध की अपेक्षा इन तत्वों की अधिक मात्राएं दही से मनुष्य को मिलती हैं। दही का पाचन मनुष्य में दूध की अपेक्षा शीघ्रता से होता है, क्योंकि जो अम्ल होते हैं वो क्या, इन पोषक तत्वों को काफ़ी सरल बना देते हैं। इसलिए दूध क्या मनुष्य के लिए भारी रहता है पचाने में, और दही क्या रहता है दोस्तों, सरल रहता है। आगे बात करते हैं अपन, दही में चिकित्सा संबंधित गुण भी दूध की अपेक्षा बहुत अधिक पाए जाते हैं। इनका प्रयोग मतलब मनुष्य बीमारियों में अधिक लाभदायक होता है। दूध की विशेषकर गर्मियों के दिनों में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो आंत में गैस बनाता है। आप गर्मियों के समय कच्चा दूध पीते हैं तो उस दूध के अंदर एक कॉलीफॉर्म नाम का बैक्टीरिया होता है, वो उत्पन्न हो जाता है। ये मनुष्य के आंतों में क्या, गैस बनाने का काम करता है। तो कई बार दूध पीते ही आफरा सा आ जाता है दोस्तों, या दिमाग में मतलब चक्री सी चढ़ने लगती है, वो केवल और केवल इस कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की गैस उत्पन्न करने के कारण होता है। आगे जहाँ तक बात करते हैं, दही के प्रयोग से बैक्टीरियाओं की ये सब क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। यदि कारक है कि दही का प्रयोग पेचिश वाले मनुष्य में अधिक लाभदायक रहता है। मतलब दही के प्रयोग से क्या, बैक्टीरिया सब क्रियाएं क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और जिन मनुष्य को पेचिश होता है उन मनुष्य के लिए काफ़ी लाभदायक है दही। आगे बात करते हैं दोस्तों दही के रासायनिक संगठन की। जहाँ तक दही का रासायनिक संगठन की बात करते हैं, लगभग दूध के समान ही है, लेकिन कुछ तत्व की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है उसमें। जैसे जल आपको 85 से 88% आपको मिलेगा उसके अंदर। और जो स्किम्ड मिल्क, मतलब एक पूर्ण दही का ये है ये तो, और ये कौन सा, स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क क्या होता है, जिस दूध से आपने क्रीम निकाल ली हो, क्या निकाल ली हो, क्रीम निकाल ली हो या वसा निकाल ली हो, उसको स्किम्ड मिल्क के नाम से दोस्तों जानते हैं। तो दो हैं आपके पास, एक पूर्ण दूध का दही है और एक क्या, स्किम्ड मिल्क का दही है। तो अगर आप पूर्ण दूध के दही की बात करते हैं तो उसमें 85 से 88% पानी मिलेगा, मतलब जो दूध का संगठन था वही। लेकिन इसमें क्या, पानी ज़्यादा मिलेगा, 90 से 91% मिलेगा। वसा की जहाँ तक बात करते हैं तो इसमें 5 से 8% मिलेगा, और इसमें वसा 0.05 से 0.10% मिलेगा, क्योंकि आपने वसा को या क्रीम को तो इसमें पहले ही क्या कर लिया, आपने अलग कर लिया। प्रोटीन उतना का उतना ही मिलेगा, दोनों में सेम सेम रहेगा लगभग। लैक्टोज की मात्रा भी क्या रहेगी, लगभग समान सी रहेगी। और भस्म जो होती है उसकी मात्रा भी क्या मिलेगी, आपको समान ही मिलेगी। लैक्टिक अम्ल की जहाँ तक बात करते हैं तो लैक्टिक अम्ल भी क्या मिलता है, इसमें समान मात्रा मिलता है। केवल कौन सा पोषक तत्व है, वसा की मात्रा घट जाती है और पानी की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों स्किम्ड मिल्क के अंदर। इसे सेपरेटा दूध के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। आगे बात करते हैं अपन और अवयव की, कैल्शियम की। कैल्शियम की जहाँ तक बात करते हैं, दोनों में क्या समान पाई जाती है, और फॉस्फोरस भी क्या पाई जाती है, समान ही पाई जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों दही के बाद में और इनसे कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो इसके बाद में इनसे प्राप्त होता है तो गोमूत्र प्राप्त होता है पशु से। गोमूत्र को अपने एक हिंदू समाज के अंदर बहुत विशेष प्रकार का स्थान दिया गया है। गोमूत्र का उपयोग कई बार औषधीय पर्पज के रूप में काम में लिया जाता है, और साथ साथ में कई देवी देवताओं के मतलब हवन वगैरह इनमें भी काम में लेते हैं। अन्य गोमूत्र में बहुत सारे औषधि गुण पाए जाते हैं। कुछ गाय से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं, जैसे दूध है, दही है, घी है, गोबर तथा मूत्र, इनको एक पंचगव्य के रूप में संज्ञा दी गई है। गौमूत्र का उपयोग कई प्रकार की मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं गोबर की। तो गाय की जो गोबर है उसका प्रयोग मतलब कई प्रकार से किया जाता है। गाय उपले बनाने में किया जाता है, साथ साथ में हवन सामग्री के लिए किया जाता है, और अन्य कई उत्पाद बनाने में, जैसे कि आपको मान लीजिए बनाना है कोई ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, तो उसके प्रयोग के लिए भी गौमूत्र तथा गाय के गोबर का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन था, वो आज कंप्लीट हो चुका है दोस्तों।